हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। बेटा अभी हमने जो ख़त्म किया है अपना जर्नल लेजर जीएसटी वगैरह सब वाइंड अप कर दिया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने जो सबसे टफेस्ट पार्ट था पूरी बुक का वो आपने ख़त्म कर दिया, यानी कि जर्नल लेजर, वो भी विद जीएसटी। अब आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स जर्नल और लेजर बेस्ड हैं। जिसका अभी तक जर्नल लेजर क्लियर नहीं हुआ है वो उसे बहुत अच्छे से क्लियर करो, चाहे डाउट पूछो, चाहे इंस्टीट्यूट आके भी आप डाउट्स ले सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे डाउट्स क्लियर करने हैं वो करो, लेकिन जर्नल लेजर आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स सारे किसके ऊपर बेस्ड हैं, जर्नल और लेजर के ऊपर। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डेट इज़ कैश बुक। ठीक है, कैश बुक तो अपने आप में ही एक बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है, क्योंकि आप जर्नल भी पढ़ चुके हो, लेजर भी पढ़ चुके हो, उसी के ऊपर हमें क्या पढ़ना है, कैश बुक। ठीक है, लेकिन कैश बुक को समझने से पहले हमें एक दो चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज हम वही चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखो बेटा, कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है स्पेशल पर्पस बुक्स। स्पेशल पर्पस बुक्स, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी बुक्स हम अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं जिनका पर्पस स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के लिए होता है। वो अभी मैं समझाता हूँ स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के लिए मतलब क्या है। देखो, स्पेशल पर्पस बुक में आपके जो टीएस ग्रेवाल में दो चैप्टर्स बना रखे हैं। एक बना रखा है स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1, एक है पार्ट 2, 1 एंड 2। अब इसमें डिफरेंस क्या है? स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1 के अंदर आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है कैश बुक। ये होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, ये अभी हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमें मेंटेन करना होता है कैश बुक, और पार्ट 2 के अंदर स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2 के अंदर हमें मेंटेन करने पड़ती हैं 1 2 3 4 बुक्स, यानी कि परचेजेस बुक। परचेजेस बुक के साथ साथ उसका क्या बनता है, परचेजेस रिटर्न बुक। फिर है सेल्स बुक, और सेल्स बुक के साथ साथ क्या बनता है, सेल्स रिटर्न बुक। अब होता क्या है कि बच्चे पूछते हैं सर ये बुक्स किस काम में आती हैं, किस लिए बनाई जाती हैं, इनका पर्पस क्या है बनाने का। देखो यार, बिज़नेस में कभी कभार क्या होता है कि बिज़नेस में लोग जर्नल एंट्री, जो आप इससे पहले पढ़ रहे थे, जर्नल एंट्री, फिर लेजर, ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, वो आपको मैं अभी सिखाऊंगा। तो कुछ लोग जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो उनके अकाउंटेंट्स होते हैं, वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। वो क्या फॉलो करते हैं? सबसे पहले वो फॉलो करते हैं जर्नल को, जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद वो फॉलो करते हैं लेजर को। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ये मुझे अभी बनवाना है, ये मैंने बनाया नहीं है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है। मतलब पहले वो जर्नल में सारी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर के बाद उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद वो बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। सर ये फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स का मतलब जिसमें बिजनेस अपना प्रॉफिट और लॉस निकालता है ईयर के एंड में, डेट इज़ कॉल्ड फाइनल, कि हमें इस साल में इतना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो फाइनल अकाउंट्स को और ज़्यादा डेप्थ में जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बिजनेस में जो अकाउंटेंट होते हैं वो इस वाले चैन को फॉलो करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। और कुछ बिजनेस में लोग इसको फॉलो ना करते हुए, कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार इसी चैन को फॉलो किया जाए, कुछ लोग फॉलो करते हैं सब्सिडरी बुक्स को। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है? वही जो मैंने ऊपर लिखा है, कैश बुक, उसके साथ साथ परचेज बुक, फिर उसके साथ साथ सेल्स बुक, फिर उसके साथ साथ रिटर्न्स, मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ठीक है, और उसमें एक चीज़ और बनती है जिसका मैं नाम लूँगा यहाँ पे जर्नल प्रॉपर। सर ये क्या है जर्नल प्रॉपर? इसका नाम हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, स्पेशल जर्नल। इसको या तो जर्नल प्रॉपर बोलते हैं या फिर स्पेशल जर्नल बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों मतलब बनाया जाता है, इसका यूज़ क्या है, अभी बताऊंगा मैं। पहले आपको ये सीखना है कि आपने जो पहले पढ़ा और अब जो आप बुक्स पढ़ने जा रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है। देखो यार, मैंने क्या कहा कि कुछ लोग, कुछ अकाउंटेंट फॉलो करते हैं पहले जर्नल को, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स। लेकिन कुछ अकाउंटेंट ये भी फॉलो करते हैं, वो इस स्टेप को फॉलो ना करते हुए वो ये भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब वो जर्नल ना बनाते हुए वो कैश बुक बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, परचेजेस बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, रिटर्न्स बनाते हैं, रिटर्न्स मतलब सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, और लास्ट में बनाते हैं जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल प्रॉपर क्या है, अभी रुको।
फिर उसके बाद वो जाके बनाते हैं लेजर, बाद में वही सेम ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स वो मेंटेन करते हैं। इसमें और इसमें बस यही फ़र्क है, जर्नल में कभी कभार इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं कि वो लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। एक ही बंदा जर्नल को मेंटेन करते 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 वो परेशान हो जाता है कि इतनी एंट्रीज आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग जो जर्नल को फॉलो नहीं करते हैं, अगर वो सब्सिडरी बुक्स को फॉलो करते हैं, सब्सिडरी मतलब हेल्पिंग बुक्स, वो हेल्पिंग बुक्स को फॉलो करते हैं, तो उसमें उनको क्या फ़ायदा होता है। देखो, हेल्पिंग बुक में सबसे बड़ी बुक को माना है, सब्सिडरी बुक्स में सबसे बड़ी बुक मानी गई है कैश बुक। अब ये कैश बुक का यूज़ क्या है, जर्नल का यूज़ क्या होता है, इसके अंदर हम सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो, जैसी मर्जी ट्रांजैक्शन हो पैसों में, वो हम सारी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कैश बुक में ऐसा नहीं होता। इसके नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा, कैश। तो कैश बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो सारी की सारी किस में होती हैं, कैश में। और उसके अंदर एक भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब आपने जितना भी ट्रांजैक्शंस किया है, लेन देन किया है, वो सारा कैश में ही होना चाहिए। अगर आपने उसको क्रेडिट में किया है यानी उधार पे किया है तो वो एंट्री कैश बुक में नहीं होती। तो कैश बुक को इन्होंने इंडिविजुअली मेंटेन किया है, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि सारी सारी कैश की ट्रांजैक्शंस को डाला है। अब इससे बेनिफिट क्या है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इससे बेनिफिट क्या होगा, जर्नल सही तो है, उसमें आप सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, बल्कि काम हल्का हो रहा है कि एक ही बुक को मेंटेन करना पड़ता है। नहीं बेटा, जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, क्योंकि इसमें सभी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन कैश बुक जो होती है वो इसलिए आसान होती है क्योंकि जो बंदा कैश बुक को मेंटेन कर रहा है, आपने उसको इंडिविजुअली एक काम दे रखा है। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा हर चीज़ मेंटेन कर रहा है। जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उसमें क्या होता है, इंडिविजुअली हर एक चीज़ के ऊपर बंदे को बिठा दिया जाता है। जैसे कैश बुक के लिए अलग एक अकाउंटेंट होगा, परचेज बुक के लिए अलग होगा, सेल्स के लिए अलग होगा, रिटर्न्स के लिए अलग होगा। तो इससे डिफरेंस ये आता है कि ये जो कैश बुक वाला बंदा है, इसके लिए काम जो है वो बहुत लाइट हो जाता है। लाइट कैसे, उसको पता है कि उसके पास जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी कैश की होंगी और उसको सिर्फ और सिर्फ कैश में ही डील करना है, क्रेडिट एंट्रीज को उसको डील नहीं करना। तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो ये बहुत हेक्टिक माना जाता है, जबकि जो सब्सिडरी बुक्स होता है उसको बहुत हल्का माना जाता है कि इसमें काम जो होता है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारी जगह पे, जिससे वो थोड़ा कम हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो कैश बुक में खाली कैश। अब बच्चे कहते हैं सर फिर ये क्या है, परचेजेस, सेल्स रिटर्न। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि स्पेशल पर्पस बुक के दो पार्ट है। पार्ट 1 में पूरा कैश बुक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं बच्चों, ओनली कैश, ओनली कैश। अब इसके अंदर क्रेडिट एंट्री का क्या करेंगे फिर, क्रेडिट एंट्री का मतलब क्या होता है, उधार। क्रेडिट एंट्री की क्या होती है, इसमें सलमान खान की मूवी है एक, सबने शायद नहीं देखी, नो एंट्री। क्रेडिट एंट्री का क्या करते हैं हम, नो एंट्री। कैश बुक में सिर्फ कैश की ही ट्रांजैक्शंस आती हैं, क्रेडिट एंट्री की नो एंट्री कर दी जाती है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर क्रेडिट एंट्री की नो एंट्री कर दी जाती है तो क्रेडिट एंट्रीज जाती कहाँ हैं, वही समझा रहे हैं आपको। स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2 जो बना है, स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2 जो बना है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट एंट्रीज के लिए बना है। क्रेडिट एंट्रीज के लिए बना मतलब कैसे, ये देखो, ये जो परचेजेस बुक है इसके अंदर सिर्फ एंट्री आती है परचेज ऑफ क्रेडिट गुड्स की, ठीक है। तो ये जो परचेजेस बुक है इसमें एंट्री आती है खाली परचेजेस ऑफ क्रेडिट गुड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो भी गुड्स हम उधार खरीद रहे हैं वो गुड्स सिर्फ किस में आएंगे, परचेजेस बुक में, ठीक है, किस में आएंगे, परचेजेस बुक में। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर हम कैश में गुड्स खरीदेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, बेटा उसके लिए ऊपर वाली बुक हम बना तो रहे हैं, कैश बुक। आप कैश में कुछ भी खरीदोगे, गुड्स खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, मशीन खरीदो, आपके पास कैश आ रहा है, जा रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन कैश में है वो सारी कैश बुक में जाएगी। लेकिन अगर आप गुड्स को, खाली सिर्फ मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ ओनली गुड्स, गुड्स के अलावा कुछ नहीं। अगर मैं उधार में अपने गुड्स खरीद रहा हूँ तो उसके लिए जो बुक मेंटेन की जाती है सब्सिडरी बुक्स में, वो मेंटेन की जाती है परचेजेस बुक। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आया, सर अगर हम गुड्स की जगह मशीनरी क्रेडिट में खरीदेंगे तो क्या वो परचेजेस बुक में आएगा, नहीं। अगर आप गुड्स के अलावा
कुछ भी उधार खरीदते हो वो परचेजेस बुक में नहीं आएगा। फिर ध्यान से सुने, अगर आप गुड्स के अलावा कोई और चीज़ क्रेडिट में परचेज करते हो, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो वो परचेजेस बुक में नहीं आएगा। परचेजेस बुक इज़ ओनली फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। सेम, अब कुछ बच्चे पूछने लगे सर फिर वो कहाँ जाएगा? अगर आपने कैश में गुड्स के अलावा आपने कैश में अगर ख़रीदा है वो तो गया कैश बुक में। अगर आपने क्रेडिट में मशीन ख़रीदी है, अगर आपने उधार गुड्स की जगह मशीन खरीदी है तो वो कहाँ जाएगा फिर सर? वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? अभी रुक जाओ, सब्र करो। यहाँ देखो, सेल्स बुक, अब परचेजेस बुक के बाद मेंटेन की जाती है सेल्स बुक। अब सेल्स बुक भी किसके लिए बनाई गई है? ओनली फॉर क्रेडिट गुड्स, सेल ऑफ क्रेडिट गुड्स। सेल बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शन आती हैं वो सारी की सारी कौन सी आती हैं? जो गुड्स हम उधार बेचते हैं। परचेजेस बुक में क्या आता है? जो गुड्स हम उधार खरीदते हैं। और सेल्स बुक में क्या आता है? जो गुड्स हम उधार बेचते हैं, ठीक है? उसके लिए कौन सी बुक मेंटेन की जाती है? सेल्स बुक। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सेल्स वर्ड गुड्स के साथ ही लगता है, तो इसके अंदर कौन सा आएगा? क्रेडिट गुड्स, मैंने लिख दिया। सर जो कैश में गुड्स खरीदेंगे फिर वो कहाँ जाएंगे? नालायक, अभी तो बताया, कैश बुक में जाएंगे। अच्छा, फिर अगर आप गुड्स के अलावा कुछ और चीज़ कैश में कुछ और चीज़ बेचते हो गुड्स के अलावा, लाइक आपने अपनी ओल्ड मशीन बेच दी, आपने कुछ और बिजनेस का कोई आपने मशीन बेची, बिल्डिंग बेची, कुछ भी आपने बेचा गुड्स के अलावा, तो वो सेल्स बुक में नहीं आएगा। तो वो सेल्स बुक में नहीं आएगा अगर आपने उधार बेचा है तो। सर फिर वो कहाँ जाएगा? वो मैं भी समझाऊंगा, रुक जाओ। अब उसके बाद हम मेंटेन करते हैं रिटर्न्स। रिटर्न्स कौन सी होती हैं? परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न, वो दोनों ही रिटर्न्स बुक बनाई जाती है। सेल्स रिटर्न बुक अलग बनाई जाती है और परचेज रिटर्न बुक अलग बनाई जाती है। अब लास्ट में हम बात करते हैं जर्नल प्रॉपर की। अब ये जर्नल प्रॉपर का पर्पस क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, आपने क्रेडिट यानी उधार पे मशीन खरीदी, ठीक है? मशीनरी बॉट ऑन क्रेडिट, मशीनरी हमने उधार खरीदी, क्या वो कैश बुक में एंट्री जाएगी? नहीं, कैश बुक में सिर्फ कैश की एंट्री आती है और वो हम उधार खरीद रहे हैं। क्या वो परचेजेस में जाएगी? परचेजेस बुक में नहीं, क्योंकि हम मशीन खरीद रहे हैं, गुड्स नहीं खरीद रहे। परचेजेस बुक में तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि हम खरीद क्या रहे हैं? मशीन। गुड्स खरीदते उधार तो जाती। तो क्या वो सेल्स बुक में जाएगी? जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो हम खरीद रहे हैं। रिटर्न्स में जाएगी? नहीं। तो जो एंट्री 1 2 3 4 5, ये 5 बुक्स हो गई टोटल, रिटर्न्स 2 होती हैं, तो ये जो एंट्री इन 5 बुक्स में नहीं जाती वो एंट्री कहाँ जाती है बच्चों? जर्नल प्रॉपर में, स्पेशल जर्नल में। स्पेशल जर्नल का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस नहीं आती, तभी इसको स्पेशल कहा जाता है। ये वाला जो जर्नल होता है इसको जनरल जर्नल बोलते हैं। जनरल मतलब आम जर्नल, कि उसमें सारी ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये वाला जो जर्नल है इसको जर्नल प्रॉपर बोलते हैं या स्पेशल जर्नल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस नहीं आती। इस जर्नल के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आती हैं जो 1 2 3 4 5 बुक्स के अंदर नहीं आती। जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग उधार पे खरीदा, कैश बुक में आ नहीं सकता क्योंकि कैश है। परचेज बुक में आ नहीं सकता क्योंकि वो गुड्स नहीं है। सेल्स बुक में आ नहीं सकता, रिटर्न्स में आ नहीं सकता क्योंकि वो बिल्डिंग है। तो अब वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में यानी स्पेशल जर्नल में। सर स्पेशल जर्नल में और इस जर्नल में डिफरेंस क्या है? सिर्फ नाम का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम का डिफरेंस है। बाकी फॉर्मेट में, डेबिट क्रेडिट एंट्री करने में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम होगा बिल्कुल। क्लियर है? बस इसमें एंट्री का जो मैक्सिमाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है इसमें एंट्रीज़ का, और इसके अंदर जो एंट्रीज़ का क्राइटेरिया है वो बहुत कम होता है। समझ आती है बात? तो मैंने आपको आज क्या समझाया? आज हमने समझा स्पेशल पर्पस बुक्स के बारे में, पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन हमें जो अभी फोकस करना है वो फोकस करना है पार्ट 1 के ऊपर। आज अभी जो हम क्लियर करेंगे वो करेंगे पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। क्लियर है? ये तो बहुत ईजी चैप्टर है ये वाले। ये थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, ये भी ईजी है लेकिन लेंदी बहुत है। तो चलिए अब अपना स्टार्ट करेंगे स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1, कैश बुक। देखो बच्चों, कैश बुक होता क्या है? कह रहे टू रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। कह रहे टू रिकॉर्ड मतलब हम रिकॉर्ड एंट्री को लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। किसको? रिसिप्ट मतलब अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल।
रिसिप्ट का मतलब होता है पैसा मिलना और पेमेंट का मतलब होता है पैसा जाना। कह रहा है हम रिकॉर्ड करेंगे पैसे मिलने को और पैसा जाने को यानी पेमेंट को ऑफ कैश, सिर्फ और सिर्फ कैश की, इंक्लूडिंग रिसिप्ट इनटू एंड पेमेंट फ्रॉम द बैंक। कह रहे हैं ये जो कैश की जो कैश में जो हम रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसके अंदर बैंक की रिसिप्ट भी और बैंक से पेमेंट भी इंक्लूड होता है। मतलब आप हर बार किसी से पैसे का लेन देन ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप चेक में भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लाइक अगर आप किसी को चेक इशू कर रहे हो मतलब दे रहे हो, या आप किसी से चेक रिसीव कर रहे हो यानी डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो भी किसका पार्ट होता है, वो भी कैश बुक का पार्ट ही होता है। बैंक एंड कैश आर वन ऑफ द सेम थिंग, याद रखना, बैंक एंड कैश वन ऑफ द सेम थिंग, एक ही बात है। कह रहे इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ऑब्वियस ही बात है, जो बंदे जर्नल लेजर को फॉलो नहीं करते हैं, जो सब्सिडरी बुक्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए जो कैश बुक होती है वो क्या मानी जाती है, प्राइम एंट्री, जिसमें हम सबसे पहले एंट्री को करते हैं कैश की एंट्रीज को, इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑब्वियस ही बात है, जर्नल में भी सेम होता था कि जो एंट्री जिस वक्त होती थी हम उसी वक्त रिकॉर्ड करते थे। कैश बुक में भी ऐसे ही होगा कि जैसे ही कैश की एंट्री हुई उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस में। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जाहिर सी बात है कैश बुक का नेचर एक एसेट होगा, क्योंकि पैसा हमारे लिए एसेट ही होता है, बैंक हमारे लिए एसेट ही होता है। तो एसेट जब भी बढ़ती है वो डेबिट होती है और जब भी कम होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो इसलिए जब भी आपको पैसा मिलेगा, डेट इज़ कॉल्ड रिसिप्ट, आपको जब भी पैसा मिलेगा आप उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और आप जब भी किसी को पैसा देंगे यानी कि पेमेंट करेंगे तो आप उसको कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये था हमारे कैश बुक का मतलब। अब कैश बुक के कुछ फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैश बुक के फीचर्स क्या होते हैं। कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं आती हैं। कैश रिसिप्ट एंड चेक डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अभी मैं ऊपर बात ही कर रहा था कि अगर आपको पैसा मिलेगा या चेक आप डिपॉजिट करवाओगे तो आपकी एसेट बढ़ेगी, और एसेट जब भी बढ़ेगी वो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड पे। और अगर आप कैश और चेक को पेमेंट करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं या चेक देते हैं, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। अब इसके बाद कह रहा है इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन दैट इज़ कैश। ऑब्वियस ही बात है बेटा, देखो कितना सेल्फिश है ना कैश बुक। वो कह रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि वन एस्पेक्ट, वो क्रेडिट वाले एस्पेक्ट को छोड़ देता है। वो कहता है क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन से मतलब है, डेट इज़ कैश। कैश में ट्रांजैक्शन होगी मैं रिकॉर्ड करूँगा, एल्स नहीं। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। ये बिल्कुल परफेक्ट बात बोली गई है इस वाले पॉइंट में। कैश बुक जो होती है वो जर्नल और लेजर एक ही टाइम पे, मतलब सेम टाइम पे दोनों चीज़ें परफॉर्म करता है। वो कैसे, जब मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, फीचर्स के बाद बारी आती है कि भैया कैश बुक कितने टाइप्स की होती है। तो भैया सीधी सी बात है, दो टाइप्स की कैश बुक है, सिंपल कैश बुक और एक होती है 2 कॉलम कैश बुक। आपके एग्जाम में कौन सी आती है, आपके एग्जाम में हमेशा आएगी 2 कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएगी, याद रखना, लेकिन पढ़ने हमें फिर भी पड़ेगी। आज ही ख़त्म भी करेंगे, बहुत सिंपल सी है, ठीक है। सिंपल कैश बुक होती क्या है, कह रहा है लुक्स लाइक एन अकाउंट। अकाउंट क्या होता है बच्चों, जो अभी आप पीछे लेजर मेंटेन करके आए हो ना, जो मैंने पीछे आपको अभी लेजर वो बनवाया था, लेजर में मैंने सबसे पहला अकाउंट पता है किसका बनवाया था, कैश अकाउंट, याद आया। तो उसको ही बोलते हैं सिंपल कैश बुक। जो आप वहाँ पे कैश अकाउंट मेंटेन करके आए हो लेजर अकाउंट में, वही यहाँ पर क्या बन चुका है, कैश बुक। वो भी कौन सी वाली, सिंपल कैश बुक। उसको सिंपल क्यों कहा जाता है वो भी बताता हूँ। इसका नाम सिंपल भी होता है, सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, और इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों, देखिए, लाइक एन अकाउंट विद 1 कॉलम ऑन ईच साइड, उसके हर एक साइड एक ही कॉलम होता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड। एक साइड जो एक कॉलम होता है वो डेबिट साइड वाला जो कॉलम होता है उस पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, पैसे का आना, और एक होता है उसके राइट हैंड साइड पे जहाँ पे हम पैसे का जाना रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट देखिए, किसी को महसूस हुआ अभी भूकंप आया था, कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे झटके आपको महसूस होते रहेंगे। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं फॉर्मेट पे। सिंपल कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो क्या है, उसे इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं,
मैं फिर बोल रहा हूँ, सिंपल कैश बुक को हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। सिंगल कॉलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट होता है वो होता है डेट, पर्टिकुलर्स, वी नंबर, ये डेट इज़ वाउचर नंबर। इसका कोई यूज़ नहीं है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस कॉलम को अगर आप इग्नोर भी कर दें, अगर नहीं बनाए तो चलेगा, ठीक है। तो ये कॉलम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, ये सबको पता है, हम जर्नल में भी बनाते थे, LF, लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, ये हो गई डेबिट साइड। यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? पैसे का आना। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, ये कौन सी साइड हो गई? क्रेडिट साइड। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसे ही तो हमने अकाउंट्स पढ़े हैं, हमने सारे अकाउंट सिंगल कॉलम ही पढ़े हैं। हाँ बच्चों, सारे अकाउंट सिंगल कॉलम ही होते हैं, लेकिन जो कैश बुक है उसमें दो टाइप की कैश बुक है, एक है सिंगल कॉलम और एक है डबल कॉलम। डबल कॉलम मतलब 2 कॉलम। तो मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि 2 कॉलम में होता क्या है। बस इतना मान लो कि कैश के अंदर, इस वाले सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर हम बैंक को इंक्लूड नहीं करते। सिंपल कैश बुक के अंदर जो कॉलम होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए ही होता है, उसके अंदर हम बैंक की ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड नहीं करते, इसलिए उसको सिंगल कॉलम कैश बुक कहा जाता है, और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो सर फिर बैंक वाले का क्या होगा? बैंक वाले का अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी सिंपल कॉलम कैश बुक का मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, समझा दिया। 2 कॉलम कैश बुक बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल कैश बुक के कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। तो वो बच्चे सावधान हो जाएं जिनको बेसिक जर्नल्स भी नहीं आता है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक जर्नल का मैं यूज़ करूँगा, और पूरी कैश बुक में बहुत ही बेसिक जर्नल यूज़ हो रही है, ठीक है। आपने जो पीछे जर्नल पढ़ी है वो बहुत टफ है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी जर्नल यूज़ होगी। तो देखो कह रहा है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, और सबसे पहले एंट्री दे रहा है 2020 अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो इसका जर्नल क्या होगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका जर्नल, मैंने सबसे पहला जर्नल एंट्री हमने वही सीखा था, तो उसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यही हम जर्नल सीखते हैं जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश टू कैपिटल। अब एक बात बताओ, हमें यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक इज़ लाइक एन अकाउंट, कैश अकाउंट की तरह है ये, बिल्कुल लेजर है ये। तो एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या सिखाया आपको लेजर में कि बेटा हम जो भी अकाउंट मेंटेन करते हैं हम उस अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते, यानी कि हम कैश बुक में कैश का नाम ना डेबिट साइड लिख सकते हैं ना ही क्रेडिट साइड। हमें हमेशा क्या लिखना होता है बच्चों? उसका अपोजिट रीज़न। तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। यानी कि मैं यहाँ पे कैश अकाउंट को कर देता हूँ डेबिट, अमाउंट लिख देता हूँ 1 लाख रुपए। अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए से, लेकिन मैं क्या लिखूँगा? डेबिट में कैश का नाम नहीं लिख सकता, हमेशा उसका अपोजिट रीज़न लिखूँगा। अपोजिट रीज़न क्या है? कैपिटल। तो यहाँ पे 2 कैपिटल। एक बात बताओ, मैंने आपको ये भी बताया था कि डेबिट साइड हमेशा किससे डिनोट करते हैं? 2 से, और क्रेडिट साइड हमेशा बाय से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था भैया, जिसका हम अकाउंट बनाते हैं तो उसका नाम नहीं लिखते, तो कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा, उसका हमेशा अपोजिट रीज़न आएगा। तो 2 कैपिटल मैंने यहाँ लिख दिया। और डेट क्या है? डेट है 2020 अप्रैल 1। अब सेकंड एंट्री पढ़ो। नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है? कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो उसकी एंट्री क्या करते हो आप? सिंपल, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करते हो ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो, आप कौन सी बुक मेंटेन कर रहे हो? आप सिर्फ मेंटेन कर रहे हो कैश बुक, यानी कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, परचेज तो मेंटेन नहीं कर रहे। तो अब कैश दोबारा से क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से? 20,000 रुपये से। किसकी वजह से वो क्रेडिट हुआ? परचेजेस की वजह से। यानी कि कैश जो है वो 2020 डाल देता हूँ मैं, कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है कितने रुपये से? 20,000 रुपये से। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? परचेजेस। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे क्या आता है? बाय। हम कैश की जगह किसका नाम लिखेंगे? उसके अपोजिट रीज़न का। तो बाय परचेजेस अकाउंट लिख दिया 20,000। डेट कौन सी थी? डेट थी हमारे पास अप्रैल 2।
तो यही है, सेम वही हम लेजर बना रहे हैं, जर्नल से लेजर कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहा था कि कैश बुक का एक और फीचर है, इसमें जर्नल और लेजर एक साथ हो जाता है, और हम वही कर रहे हैं। ये देखो यहाँ जर्नल से समझ के क्या कर रहे हैं, लेजर। ये रफ वर्क है, ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। पैसा आएगा किसकी वजह से आया वो यहाँ डेबिट में लिखो, पैसा जाएगा किसकी वजह से गया वो यहाँ क्रेडिट में लिखो, ठीक है। ये रटने वाले बच्चों के लिए था। कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हम गुड्स बेच रहे हैं 30,000 रुपये कैश में, तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 30,000 से कैश हम बुक बना रहे हैं और वो डेबिट हो रहा है 30,000 से, तो डेबिट हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 से। अब डेबिट यानी कि टू, किसकी वजह से वो डेबिट हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से। अपोजिट रीज़न देखना है हमेशा, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, और डेट कौन सी है, डेट है अप्रैल 10, ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या रहा है, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर खरीद रहे हैं हम 10,000 रुपये का, यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। 10,000 रुपये का हमारा फर्नीचर है। अब फिर देखो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, पैसा गया 10,000 रुपये किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए, 10,000 रुपये, और डेट क्या आएगी, दैट इज़ अप्रैल 17। समझ आती है बात, सिंपल है, कोई हम इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं। लास्ट कह रहा है पेड रेंट। रेंट पे करना एक एक्सपेंस है, तो रेंट को कर दो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ गए, और कैश को कर दो क्रेडिट क्योंकि पैसा चला गया। अब कैश जो है वो 10,000 रुपये से क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, अपोजिट रीज़न है रेंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय रेंट अकाउंट कितने रुपए से, 10,000 रुपये, और डेट कौन सी आएगी, अप्रैल 25, ख़त्म। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। अब सेम जैसे हम अकाउंट्स को क्लोज़ करते हैं वैसे ही कैश बुक को भी क्लोज़ करेंगे, लेजर अकाउंट्स की ही तरह। तो पहले मैंने देखा कि मैंने पूरे महीने में, अप्रैल के मंथ में कितने पैसे कमाए, 1,30,000 मैंने अर्न किए, 1,30,000 मैंने अर्न किए, और उसमें से खर्च कितने किए, उसमें से खर्च मैंने किए 40,000। 1,30,000 अर्न करके 40,000 मैंने क्या किए हैं, एक्सपेंस है, मतलब खर्च कर दिए। अब एक बात बताओ, मैं अब कैश बुक जो होती है वो हर मंथ वाइज क्या बनाए, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो मंथ वाइज आएगा, मतलब एक एक महीने के आपको आइटम वो दिए जाएंगे, ये ट्रांजैक्शंस, और आपको एक एक महीने का कैश बुक मेंटेन करना है। क्लियर है। तो अप्रैल मंथ में सिर्फ इतना ही था, 1,30,000 हमने अर्न किया, 40,000 उसमें से खर्च किया। अब जितना बच गया वो क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। हम अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होने चाहिए। तो अब जो बचा हुआ पैसा है, बचा हुआ जो बैलेंस है, उस महीने का जो एंड है वो 90,000 रुपये का एंड है, क्योंकि 1,30,000 में से मैंने 40,000 माइनस कर दिया। तो 90,000 मैंने किस तरफ ट्रांसफ़र किया, जिस तरफ हमारा जो है साइड कम है, यानी क्रेडिट साइड कम थी, मैंने बैलेंस CD वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। और ये कब आएगा, ये आएगा हमेशा मंथ के एंड में, सेम लेजर की तरह, हमेशा मंथ एंड। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इन्हें टैली कर देंगे, मतलब दोनों साइड का इक्वल कर देंगे टोटल। और ये मैंने क्या सिखाया था आपको, आमने सामने होना चाहिए। यहाँ पे भी 1,30,000 रुपीज़ आएगा, और यहाँ पे भी 1,30,000 रुपीज़ आएगा। तो ये वाला अकाउंट, ये वाला जो कैश बुक है सिंपल हमारा हो गया ख़त्म। बस अब क्या करेंगे, जो बैलेंस CD होता है नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, डेट इज़ मई फर्स्ट में, इसको हम CD को क्या कर देंगे, बैलेंस BD यानी ओपनिंग। तो टू बैलेंस BD, इसको ओपन करके हम छोड़ देंगे 90,000 रुपये। हमारा जो है प्रॉपर अकाउंट्स यानी कि कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक बन चुका है, ख़त्म। ठीक है, यही था। अब एक और हम क्वेश्चन करते हैं ताकि और बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है, कह रहा है प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक, कैश इन हैंड ₹2 लाख। अब बेटा देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में बस फ़र्क इतना सा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जो एंट्रीज़ मिलें उसमें यही बोले कि बिज़नेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ज़रूरी थोड़ा है कि कैश बुक आप तभी बनाओ जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। क्या पता पिछले साल से आपका बिज़नेस ऑलरेडी स्टार्टेड था, आपने पिछले साल क्लोज़ किया और इस साल दोबारा से आपको कैश बुक बनानी है, स्टार्टिंग जैसे बिगिनिंग है,
इस साल आपको दोबारा से आपको क्या बनानी है, कैश बुक। तो जो पिछले साल का आपने क्लोज़ किया होता है वो अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग। जो पिछले साल का आप क्लोज़ करते हो वो अगले साल का ओपनिंग बनता है, जैसे मैंने ओपनिंग एंट्री में बताया था। ऐसे ही सेम लेजर में भी आप करते हो, जो पिछले कैश बुक में भी आप करते हो, जो आप पिछले महीने क्लोज़ करते हो वो अगले महीने का क्या बनता है, ओपन बनता है। अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया, हमने उसका बैलेंस CD निकालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट मंथ क्या किया था, उसका बैलेंस BD। बैलेंस BD का मतलब ये होता है कि हमारा अभी अभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी हमारा बिज़नेस स्टार्टेड था, हमने अब उसका पिछले साल का जो पिछले महीने का जो बैलेंस था वो क्लोज़ किया और इस महीने में उसको ओपन किया, तो हमारा बिज़नेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो यहाँ पे अगर ये ना लिखा हो कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, उसकी जगह अगर लिखा हो कैश इन हैंड, इसका मतलब होता है ये आपको दे रखा है बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, हमारा बिज़नेस पहले से ही स्टार्ट है। तो बैलेंस BD और CD की याद रखना हमेशा, बैलेंस BD और CD की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, ठीक है। बैलेंस BD और CD की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 2020 जनवरी 1, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD। तो बैलेंस BD हमारे पास कितना है, 2 लाख रुपए। क्लियर है। कैश बुक का बैलेंस BD कितना है, 2 लाख रुपए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, इवन मैंने 12th के बच्चों को भी परेशान देखा है, उनको यही नहीं पता चलता कि किसी अकाउंट का अगर बैलेंस BD दे रखा हो तो हमें वो किस साइड लिखना चाहिए, डेबिट साइड लिखना चाहिए या क्रेडिट साइड लिखना चाहिए। क्योंकि हमारे पास 5 अकाउंट्स होते हैं, तो 5 अकाउंट्स का बैलेंस BD भी अलग अलग जगह आता है। 5 अकाउंट कौन कौन से बच्चों, वही एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू। तो कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि सबका बैलेंस BD, वो सोचते हैं कि सबका बैलेंस BD डेबिट साइड ही आता है। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से हम पढ़ते हैं अकाउंट्स। तो लॉजिक ये कहता है एसेट्स और एक्सपेंस, शायद मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ, एसेट्स, एक्सपेंस, रिवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो कहते हैं कि जो अकाउंट जिस तरफ इंक्रीज करता है उस तरफ उसका बैलेंस BD होता है, याद रखना। तो एसेट्स और एक्सपेंस वाले जो अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस BD हमेशा किस साइड आना चाहिए, डेबिट साइड। और रिवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी जो होती है उनका बैलेंस BD हमेशा किस साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड। तो आपका ये वाला जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और बैलेंस CD वैसे तो लॉजिक के हिसाब से जो अकाउंट जिस तरफ डिक्रीज़ करता है उस तरफ उसका बैलेंस CD आता है, लेकिन बैलेंस CD के लिए हम ये भी चेक करते हैं कि किस अकाउंट में, मतलब कौन सी साइड जो है वो कम है। डेबिट साइड कम है तो बैलेंस CD वहाँ चला जाता है, और क्रेडिट साइड कम है तो बैलेंस CD वहाँ चला जाता है। लेकिन नॉर्मली लॉजिक यही होता है। तो आपको बेसिकली ये जो लॉजिक मैंने बताया वो किसके लिए ध्यान रखना है, बैलेंस BD के लिए। बात समझ आती है। तो कैश बुक हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो क्या होता है, डेबिट, यानी कि बैलेंस BD कहाँ आना चाहिए, उसका डेबिट में। इसलिए हमने यहाँ पे कहाँ लिखा है बैलेंस BD, डेबिट में। तो ये आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है एंट्री में, परचेज मशीनरी। अगर आपने मशीनरी परचेज की है तो सिंपल सी बात है, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीनरी एक एसेट है तो आपने मशीनरी को किया डेबिट और कैश को किया क्रेडिट 50,000 रुपये से। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट हो रहा है 50,000 रुपीज़ से। रीज़न कौन है उसका, मशीनरी, पैसा गया मशीनरी की वजह से। तो 2020 यहाँ पे आएगा जनवरी 5, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट कह रहे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 10,000, आपने बैंक में कैश जमा करवाया है। अगर आपने बैंक में कैश को डिपॉजिट करवाया है तो बैंक आपकी एसेट इंक्रीज़ हुआ होगा क्योंकि उसमें पैसा गया है, और कैश आपकी दूसरी एसेट वो कम हो गई होगी क्योंकि वहाँ से पैसा निकला है। 10,000 रुपये से कैश फिर से क्रेडिट हुआ। रीज़न क्या है, बैंक, पैसा गया बैंक की वजह से। तो यहाँ पे आएगा जनवरी 6 बाय बैंक अकाउंट, और कितने रुपए, 10,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है सॉरी ये तो हो गया, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर फॉर ₹5,000। पहले हम जर्नल कर लेते हैं। जर्नल हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जर्नल, ठीक है। तो अगर मैं इसका जर्नल करूँ, कह रहा है इशूड अ चेक, हमने एक क्रेडिटर को पेमेंट की है चेक से, चेक इशू किया है। तो बेटा क्रेडिटर कौन होते हैं, लायबिलिटी,
जब हम अपने क्रेडिटर को चेक देंगे तो हमारी लायबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको क्या दे दिया है, चेक। चेक देने का मतलब है हमारी जो बैंक है उससे पैसा कटेगा, तो हमने अपनी एसेट यानी बैंक को कम कर दिया। अब एक बात बताओ, इस पूरी ही एंट्री में कहीं पर भी तुम्हें कैश का नाम दिख रहा है? कहीं पर आ रहा है कैश का नाम? नहीं आ रहा। किसका नाम आ रहा है? क्रेडिटर का। क्रेडिटर बुक तो हम बना नहीं रहे, क्रेडिटर अकाउंट तो हम बना नहीं रहे। किसका नाम आ रहा है? बैंक का। क्या बैंक का अकाउंट बना रहे हैं हम? नहीं बना रहे। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं बच्चों? हम बना रहे हैं कैश का। तो अब ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री जो है इसका क्या होगा, हम इसको करेंगे नो एंट्री, इग्नोर कर देंगे। सिंपल कॉलम कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आ जाती हैं, कैश के अलावा बैंक वगैरह की ट्रांजैक्शंस नहीं आ सकती, क्योंकि हम बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी हमारे लिए? नो एंट्री। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, कहीं एग्जाम में भी लिखा हो तो इसे इग्नोर कर दो, छोड़ दो, यहाँ पे शो नहीं करना। बात समझ आती है? वेजेस पेड इन कैश, आपने कैश में वेजेस को पे किया है। अब आप एक बात बताओ, वेजेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो पैसा हमारा जा रहा है, उसकी एंट्री क्या कर सकते हो आप? वेजेस टू कैश। कैश फिर से क्रेडिट हुआ, रीज़न क्या है? बाय वेजेस। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय वेजेस अकाउंट। कितने के वेजेस हैं हमारे? 10,000 के वेजेस हैं। यहाँ पे 10,000 और डेट क्या है? जनवरी 20। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹9500, रिसीव्ड डिस्काउंट 500। हमने गुड्स खरीदे, हमने कैश दिया 9500 रुपीज़ और उसने हमें डिस्काउंट दिया 500 रुपये का, यानी कि 10,000 के हमारे टोटल गुड्स थे, जिसमें से हमें 500 रुपये क्या मिल चुका है? डिस्काउंट। ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये 500 रुपये जो है वो इस 9500 में इंक्लूड है, तो हमें 9,000 रुपये गुड्स के कैश देना पड़ रहा है और 500 रुपये डिस्काउंट। ऐसा नहीं है। कभी भी आपको डिस्काउंट अगर अलग से लिखा हुआ दिया जाएगा, अलग से रुपीज़ लिखे हुए हैं, इट मीन्स वो ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश दे चुके हैं हम इतना। क्लियर है? तो अगर जब भी आपको अमाउंट अलग से लिखा हुआ दिया जाएगा, इट मीन्स वो ऑलरेडी डिडक्टेड है, इंक्लूड मत मान लेना उसको। हाँ, यहाँ पे अगर ये लिखा होता रिसीव्ड डिस्काउंट 10%, 20%, फिर हम इसका 10 और 20% निकालते, इट मीन्स डिस्काउंट इसमें इंक्लूड फिर माना जाता अगर वो परसेंटेज में आता तो। क्लियर है? अभी तो नहीं है, बट इसकी एंट्री कर लेते हैं। गुड्स खरीदना हमारे लिए एक एक्सपेंस माना जाता है, तो परचेजेस अकाउंट को हमने किया डेबिट 10,000 रुपयों से टू कैश। कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, लेकिन कितने से? 9500 से। और डिस्काउंट यानी कि हमारा रिवेन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि हमें इनकम मिल रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड 500 रुपये। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे आपने 3 अकाउंट ओपन किए हैं। 3 अकाउंट कौन कौन से? एक तो परचेजेस अकाउंट, एक कैश अकाउंट और एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आप तीनों अकाउंट में से क्वेश्चन में कौन सा मेंटेन कर रहे हो? सिर्फ कैश अकाउंट। तो एंट्री भी किसकी जानी चाहिए? कैश की। तो कैश अकाउंट जो है वो हो रहा है क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों? क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपए से? 9500 रुपीज़ से क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? परचेजेस। हमेशा क्या लेना है? अपोजिट रीज़न। अपोजिट का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ वाला भी ले लो, अपोजिट का मतलब होता है डेबिट साइड वाला। तो डेबिट साइड में क्या है? परचेजेस। तो परचेजेस की वजह से जो हमारा कैश है वो क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए से कैश क्रेडिट हुआ? अब कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे लिख देते हैं बाय परचेजेस और अमाउंट भी किसका लिख देते हैं? परचेजेस का। नालायक हो बेटा, हम किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? कैश का। तो अमाउंट भी किसके सामने वाला लेंगे? जिसका अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, यानी कैश अकाउंट का ही। तो कैश अकाउंट 9500, तो यहाँ पे भी बाय परचेजेस अकाउंट। और कितना आएगा अमाउंट? अमाउंट आएगा 9500 रुपीज़। क्लियर है? अपोजिट रीज़न था बाय परचेजेस 9500। क्लियर है? अब ये, और इसकी डेट कौन सी है? इसकी है डेट जनवरी 26 की। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को डाला है इसमें। देखो, मैंने क्या कहा था कि आप सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करते हो, 5 बुक्स आप बनाते हो, 5 बुक्स में कैश, परचेज, सेल, रिटर्न्स होती हैं। जो एंट्री इन 5 बुक्स के अंदर नहीं जाती है वो एंट्री हम डाल देते हैं जर्नल में, है ना। तो जैसे कि ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है,
ये ना तो कैश बुक में आता है, क्योंकि डिस्काउंट कभी भी कैश में नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप दुकान में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो वो ऑलरेडी डिस्काउंट डिडक्ट हो जाता है, आप उसको कैश अलग से पे नहीं करते हो डिस्काउंट का, या वो आपको अलग से पैसे नहीं देता है डिस्काउंट के। समझ आ रही है ना बात? तो डिस्काउंट तो कैश बुक में आ ही नहीं सकता। फिर उसके बाद बारी आती है सेल्स बुक। गुड्स नहीं है जो सेल्स बुक में आएगा। परचेज बुक में आ नहीं सकता, परचेज बुक नहीं है वो, मतलब गुड्स नहीं है वो। रिटर्न्स में आ नहीं सकता। तो बचा क्या बेटा? सिर्फ जर्नल। जर्नल प्रॉपर। जो एंट्री 5 बुक्स में नहीं होगी वो एंट्री कहाँ जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री है वो हमें अब क्या करना है इसका भी, ये तो आप अलग से कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, आपने कैश की एंट्री कर दी, लेकिन जो एंट्री कैश बुक में नहीं जाएगी वो कहाँ जाएगी? पीछे नॉर्मल जर्नल में। तो यहाँ पे आपने वही सेम डेट, जो उस एंट्री की डेट है वो डालनी है और एंट्री पास कर देनी है। देखो एंट्री कैसे बनेगी? डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है क्रेडिट 500 रुपये से, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? परचेजेस की वजह से। यानी डिस्काउंट किसकी वजह से मिला है हमें? परचेजेस की वजह से। तो यहाँ पे एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने रुपए से? 500 और 500। ठीक है, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी वही सेम जो है क्वेश्चन में, जनवरी 27 2020। प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, परचेजेस का अमाउंट नहीं लिखना है कहीं आप यहाँ पे लिख दो 10-10 हज़ार रुपये। नहीं बच्चों, आप 9500 तो आप ट्रांसफ़र कर चुके हो कहाँ पर? कैश बुक में। बचे कितने थे? 500 रुपये तो बचे थे। 10,000 में से 9500 तो हमने कैश बुक में डाल दिए। हमने किसका एंट्री रिकॉर्ड करना है? डिस्काउंट रिसीव्ड का। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में कितने रुपए बचे हैं? सिर्फ 500 रुपये। तो इसको जब पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करोगे तो परचेजेस टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने की एंट्री होगी? 500। जो एंट्री 5 बुक्स में नहीं जाएगी वो एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाएगी। क्लियर है? और यहाँ पे सेम जर्नल है, बीइंग भी लिखना पड़ेगा, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे लास्ट एंट्री में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू तन्वी फॉर ₹11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,000। भैया हमने गुड्स बेचे हैं तन्वी को, कितने के बेचे हैं? 11,500 में बेचे हैं 12,000 के गुड्स, यानी कि हम सेल कर रहे हैं। अब सेल की अगर मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊं तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश में बेच रहे, एक मिनट, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी तन्वीज़ अकाउंट डेबिट। हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देना हमारे लिए लॉस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारी जो सेल थी वो 12,000 रुपये की थी, जिसमें से 11,500 रुपये हमने तन्वी से लेने हैं। डेटर बन गया क्योंकि नाम आया है, कैश बोला नहीं है तो क्रेडिट है। और बाकी का जो डिस्काउंट था 500 रुपीज़ वो हमने दे दिया तन्वी को। अब एक बात बताओ बच्चों, ये वाली जो एंट्री है कहीं पर भी कैश का नाम शो हो रहा है आपको? कहीं पर भी नहीं हो रहा ना शो। तो कैश का नाम अगर कहीं भी शो नहीं हो रहा है तो ये एंट्री यानी कि कैश बुक में नहीं जा सकती। तो ये वाली एंट्री हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? पीछे पूरे जर्नल में। तो यहाँ पे डेट कौन सी है? 30th। तो यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 30। तो ये पूरी की पूरी एंट्री तन्वीज़ अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स अकाउंट। 11,500, 500 का डिस्काउंट, 12,500 रुपये, सॉरी 12,000 रुपये। तो जो एंट्री पीछे नहीं आई है, जो एंट्री पीछे शो नहीं हुई है हमें किसके अंदर? कैश बुक में जो एंट्री नहीं आ पाई है वो हमने डिस्काउंट अलाउड और तन्वी जो सेल है क्रेडिट वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो है वो उन 5 बुक्स में से कहीं पर भी नहीं आ सकता। तो वो एंट्री हमने यहाँ पर लिख दी है। ये चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आपने अभी शुरू किया है। तो धीरे 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 करते 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 आपको आगे जो है वो आदत पड़ जाएगी कि कौन सी एंट्री हमने पीछे रिकॉर्ड करनी है और कौन सी नहीं करनी है। वैसे तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें जितनी एंट्रीज़ जो कैश बुक में नहीं होती है उन एंट्रीज़ को हम पीछे जर्नल प्रॉपर में शो करते हैं। क्लियर है? तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने पूरा क्वेश्चन जो है वो अपना ख़त्म कर लिया है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने अपना ख़त्म कर लिया है। अब सिर्फ लास्ट में क्या करना है, उसका टोटल यानी कि बैलेंस सीडी निकालना है। तो हमने अर्न कितने किए हैं, हमने अर्न किए हैं ₹2 लाख और हमने खर्च कितने किए हैं 50, 60, 70, 79,500। अब जो बैलेंस बचा है, साइड कौन सी कम है, क्रेडिट, तो बैलेंस यहीं आएगा जो साइड कम होती है। जनवरी 31 यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो अभी निकाल लेते हैं बैलेंस सीडी। तो बच्चों ये था बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 1,19,500। दोनों साइड को हमने टैली कर दिया। ठीक है, टैली करने के बाद जो हमने क्लोज़ किया है नेक्स्ट मंथ उसको ओपन कर दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने नया क्या क्या सीखा है, पहले तो बैलेंस बीडी, ऑलरेडी बिजनेस हमारा स्टार्टेड है तो हमने इसको बैलेंस बीडी में डाल दिया। फिर हमने इसमें डिस्काउंट की एंट्रीज़ को सीखा कि जो एंट्री यहाँ पर नहीं होगी वो एंट्री हम पीछे जर्नल प्रॉपर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल कॉलम कैश बुक, बस इतना ही पढ़ना था। सिंपल कॉलम कैश बुक आपका ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 2 कॉलम कैश बुक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।